दीदी। अगस्त 1990 राजधानी दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज एक फोन मिलाते हैं। फोन की घंटी कोलकाता में बजती है और दूसरी तरफ से जो आवाज आती है उसे एक बेहद खौफनाक चेतावनी दी जाती है। दिल्ली से कहा जाता है कि वे लोग तुम्हारी हत्या करने वाले हैं, तुम तुरंत दिल्ली आ जाओ। वो महिला अगले दिन दिल्ली पहुंचती है, जहां खुद राजीव गांधी उसे बताते हैं कि कोलकाता मत जाओ, तुम्हारे कत्ल की साजिश रची जा चुकी है। लेकिन उस युवा महिला की आंखों में खौफ का कोई नामो निशान नहीं था। वो पलटकर जवाब देती है कि मेरे लोग कोलकाता में मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा वहां होना जरूरी है। 4 दिन बाद 16 अगस्त 1990 को कोलकाता का हाजरा चौराहा एक खौफनाक मंजर का गवाह बनता है। सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहने वो महिला एक मार्च का नेतृत्व कर रही थी। तभी अचानक लाठियों, लोहे की छड़ों और जंजीरों से लैस एक भीड़ उस पर टूट पड़ती है। लालू आलम नाम का एक शख्स लोहे की भारी रॉड से सीधा उस महिला के सिर पर वार करता है। वो अपने हाथों से सिर को ढकने की कोशिश करती है, लेकिन रॉड तब तक बरसती रहती है जब तक वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिर नहीं जाती। सफेद सूती साड़ी पूरी तरह खून से लाल हो चुकी थी। पूरे बंगाल में ये खबर आग की तरह फैल गई कि उसकी हत्या हो चुकी है। अस्पताल में डॉक्टरों ने स्कैन के बाद देखा कि खोपड़ी में गंभीर फ्रैक्चर है। सबने मान लिया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन मौत भी शायद उसकी जिद के आगे हार गई। 1 महीने बाद सिर पर पट्टियां बांधे वो महिला फिर से कोलकाता की सड़कों पर नारे लगा रही थी। एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर खून से लथपथ लेटी उस महिला की तस्वीर पूरे बंगाल में वामपंथी सरकार के खिलाफ एक प्रतीक बन गई। ये कहानी कोई फिल्मी पटकथा नहीं है, ये कहानी है उस महिला की जिसने बंगाल के 34 साल पुराने अभेद्य लाल किले को मिट्टी में मिला दिया। ये कहानी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। लेकिन ममता बनर्जी आखिर इस मुकाम तक पहुंची कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें काली घाट की उन तंग गलियों में लौटना होगा जहां से ये जिद पैदा हुई थी। साल 1972। ममता सिर्फ 17 साल की थी जब उनके पिता प्रमलेश्वर बनर्जी का निधन हो गया। उनके पिता को गैस्ट्रिक अल्सर था, लेकिन सही समय पर इलाज और पैसों की कमी ने उनकी जान ले ली। ये सिर्फ एक पिता की मौत नहीं थी, ये एक ऐसा गहरा घाव था जिसने एक युवा लड़की को पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर दिया। घर में एक बीमार माँ, छोटे भाई बहन और गरीबी का वो आलम कि घर की टिन वाली छत पर जाकर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी। वो लड़की सुबह 3:30 बजे उठती, खाना बनाती, भाई बहनों को तैयार करती और फिर किसी तरह भागकर अपने कॉलेज पहुंचती। लेकिन इसी कॉलेज से एक ऐसी सियासी आग सुलगने वाली थी जिसकी आंच पूरे देश को महसूस होनी थी। 1970 के दशक में बंगाल के कॉलेजों पर कम्युनिस्ट छात्र संगठनों का दबदबा था। हर दीवार पर लाल झंडे और नारे लिखे होते थे। वहां कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं था, लेकिन ममता ने अकेले अपने दम पर वहां कांग्रेस के छात्र संगठन की नींव रख दी। ये दुश्मन के किले के बीचों बीच झंडा गाड़ने जैसा था। और फिर आया साल 1975। देश में आपातकाल लग चुका था और इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का आंदोलन पूरे उफान पर था। जेपी एक रैली के लिए कोलकाता पहुंचे। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने पुलिस का कड़ा पहरा लगा रखा था। लेकिन जेपी का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक सड़क के बीचों बीच एक 20 साल की लड़की आकर खड़ी हो गई। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। वो लड़की सीधे जेपी की कार के सामने लेट गई। काफिला रुक गया। वो उठी, कार के बोनट पर चढ़ गई और वहां खड़े होकर जेपी के खिलाफ ऐसे उग्र नारे लगाए कि कार के अंदर बैठे जेपी भी सन्न रह गए। ये उस लड़की का दिल्ली की सत्ता को पहला ट्रेलर था। 2 साल बाद 1977 में जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कोलकाता आए तो पुलिस ने पहले ही कांग्रेसियों को रोकने का जाल बिछा दिया था। लेकिन पुलिस उस लड़की का चेहरा नहीं पहचानती थी। वो भीड़ को चकमा देते हुए सीधे प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने पहुंची और बोनट पर काला झंडा लहरा दिया। इस निडरता ने रातों रात उसे बंगाल की राजनीति का एक खतरनाक और बेबाक चेहरा बना दिया। लेकिन राजनीति के मैदान में असली चमत्कार होना अभी बाकी था।
साल 1984 का लोकसभा चुनाव। बंगाल की जाधवपुर सीट सीपीएम का वो अजय किला थी, जहां से कम्युनिस्टों के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी चुनाव लड़ते थे। चटर्जी इतने बड़े नेता थे कि कांग्रेस का कोई भी दिग्गज उनके सामने खड़े होने से कांपता था। तब 29 साल की ममता बनर्जी का नाम आगे किया गया। सबको लगा कि यह लड़की बुरी तरह हारेगी, लेकिन ममता ने अपनी सादगी को ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया। सूती साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल और घर घर जाकर वोट मांगना। रैलियों में वो सोमनाथ चटर्जी को मामा कहकर बुलाती और कहती कि मामा इतनी बार जीते हो, एक बार मुझे भी मौका दे दो। जब चुनाव के नतीजे आए तो पूरा देश सन्न रह गया। 29 साल की एक साधारण लड़की ने राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले सोमनाथ चटर्जी को 19,660 वोटों से धूल चटा दी थी। वो जॉइंट किलर बन चुकी थीं। हालांकि इसी जीत के तुरंत बाद उन पर एक दाग भी लगा। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास अमेरिका की ईस्ट जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री है, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। किसी ने उन्हें ठगा था और विरोधियों को एक बड़ा हथियार मिल गया, जिसके बाद उन्हें अपने नाम से डॉक्टर हटाना पड़ा। पर यह लड़की किसी एक हार से टूटने वाली नहीं थी। लेकिन ममता की यह लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं थी, उन्हें अपनों से भी लड़ना पड़ रहा था। बंगाल कांग्रेस के दिग्गज नेता वामपंथियों के साथ तालमेल बिठाकर चलने में यकीन रखते थे, जो ममता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। 1997 आते आते ये बगावत खुलकर सामने आ गई। सोनिया गांधी ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ममता का फैसला अटल था। 9 अगस्त 1997 को उन्होंने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक समानांतर रैली की, जहां कांग्रेस के खिलाफ 3 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए। दिसंबर आते आते उन्हें कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाल दिया गया और फिर 1 जनवरी 1998 को जन्म हुआ एक नई ताकत का, तृणमूल कांग्रेस। इसका प्रतीक चिन्ह घास के 2 फूल थे, जिसे खुद ममता ने एक फ्लाइट में सफर के दौरान अपने हाथों से पेंट किया था। ममता जानती थीं कि अगर बंगाल जीतना है तो जड़ से लड़ना होगा। इसी रणनीति के तहत उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गठबंधन किया। अटल जी ममता को बहुत मानते थे। एक बार जब वाजपेयी जी उनके कालीघाट स्थित घर गए तो ममता ने खुद अपने हाथों से उनके लिए आलू पोस्तो बनाया था। लेकिन ममता कभी किसी एक सांचे में फिट नहीं बैठी। संसद में जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो उनका उग्र रूप दुनिया देखती। महिलाओं के आरक्षण बिल के विरोध में जब एक समाजवादी पार्टी सांसद हंगामा कर रहे थे तो ममता ने उन्हें कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए सदन से बाहर निकाल दिया। पेट्रोल के दामों पर अपनी ही गठबंधन सरकार से भिड़ जाना, रेल मंत्री पद से बार बार इस्तीफा देना, ये सब उनका एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल स्वभाव बन चुका था जिसे समझना राजनीतिक पंडितों के बस की बात नहीं थी। राजनीति का ये पहिया घूमते घूमते साल 2004 और 2006 के उस काले दौर में पहुंचा, जब लगा कि ममता बनर्जी का राजनीतिक अंत आ गया है। 2004 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई, वो भी खुद ममता की। 2006 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 294 में से केवल 30 सीटों पर सिमट गई। वामपंथियों ने रिकॉर्ड 7वीं बार सरकार बनाई। ममता बनर्जी खत्म हो चुकी थीं, ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन तभी बंगाल के सिंघूर से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने ममता को राख से फिर से एक फीनिक्स की तरह जिंदा कर दिया। 2006 में टाटा समूह ने 1 लाख रुपए की दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाने का ऐलान किया। वामपंथी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने टाटा को सिंघूर में 1000 एकड़ जमीन देने का वादा किया, लेकिन ये जमीन किसानों की थी। जब सरकार ने जबरन जमीनें छीननी शुरू की तो किसान भड़क गए। ये ममता के लिए एक अचूक मौका था। वो किसानों के बीच पहुंच गईं और वामपंथियों के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोला जिसने पूरे देश को हिला दिया। ममता 26 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठ गईं। हालात तब और खौफनाक हो गए जब धरने पर बैठी 16 साल की तापसी मलिक का जला हुआ शव मिला, जिसके साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई थी। आरोप सीपीएम के गुंडों पर लगा। आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि 2007 में नंदीग्राम का मुद्दा फट पड़ा। इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को केमिकल हब बनाने के लिए 10,000 एकड़ जमीन दी जा रही थी। किसानों ने विरोध किया और 14 मार्च 2007 को मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस ने नंदीग्राम में गोलियां चला दी। 14 किसान मारे गए। महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें आईं।
ममता ने तुरंत मां, माटी और मानुष का नारा बुलंद कर दिया। वामपंथी सरकार जो कभी मजदूरों और किसानों की मसीहा बनती थी, अब उनके ही खून की प्यासी नजर आ रही थी। ममता ने उनका यही वोट बैंक अपनी तरफ खींच लिया। टाटा को अपना प्लांट बंद करके गुजरात भागना पड़ा। और फिर आया 13 मई 2011 का वो ऐतिहासिक दिन, जिस लेफ्ट को बंगाल से हटाना नामुमकिन माना जाता था। उस 34 साल पुराने लाल किले को ममता बनर्जी ने ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने 227 सीटों के गठबंधन के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद चुनाव हार गए। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहने हजारों समर्थकों की भीड़ के साथ पैदल ही उस राइटर्स बिल्डिंग की तरफ बढ़ीं, जहां से उन्हें कभी बालों से घसीट कर बाहर फेंका गया था। 18 साल बाद उन्होंने अपना सिर ऊंचा करके उसी इमारत में कदम रखा, एक विजेता की तरह। यहां तक की कहानी एक संघर्ष की है, एक योद्धा की है। लेकिन अब कहानी का वो स्याह पहलू शुरू होता है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। जिस महिला ने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा किया था, उसी के राज में बंगाल की अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगा। वो बंगाल जो कभी दुनिया की 12% जीडीपी अकेले पैदा करता था, जो भारत का सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य था, वो अचानक से उद्योगों का श्मशान कैसे बन गया? दरअसल इस बर्बादी की स्क्रिप्ट वामपंथियों ने 1967 में ही लिखनी शुरू कर दी थी। सीपीएम ने बंगाल में घेराव और हड़ताल का ऐसा कल्चर बनाया कि हर छोटी बात पर फैक्ट्रियां बंद होने लगी। कंप्यूटरों को ये कहकर रोक दिया गया कि इससे नौकरियां चली जाएंगी। आदित्य बिड़ला जैसे उद्योगपतियों के कपड़े फाड़कर उन्हें सड़क पर निर्वस्त्र घुमाया गया, जिसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए बंगाल छोड़ दिया। हिंदुस्तान मोटर्स, डनलप टायर्स और बाटा जैसी विशाल कंपनियां एक एक करके बंगाल से भागने लगी। 34 सालों के इस कम्युनिस्ट आतंक के बाद जब ममता बनर्जी सत्ता में आई, तो लोगों को लगा कि उद्योग वापस लौटेंगे। लेकिन ममता ने जो किया वो और भी भयानक था। अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए ममता ने औद्योगिकरण को पूरी तरह खारिज कर दिया। टाटा के नैनो प्लांट को भगाने के बाद उन्होंने एक ऐसा खौफनाक माहौल बनाया कि विदेशी कंपनियां बंगाल का नाम सुनकर कांपने लगीं। पॉस्को ने $12 बिलियन का निवेश उड़ीसा शिफ्ट कर दिया। इन्फोसिस और विप्रो 7 साल तक इंतजार करते रहे, लेकिन ममता सरकार ने उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद वे भी अपना प्रोजेक्ट हैदराबाद ले गए। जिंदल स्टील का 35,000 करोड़ का प्लांट बंद हो गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 14 सालों में 7,000 से ज्यादा कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग चुकी हैं। बेरोजगारी 7% के पार है और 30 लाख से ज्यादा लोगों ने सिर्फ 1 साल में अपनी नौकरियां खो दी। लाखों बंगाली युवा आज दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में धक्के खाने को मजबूर हैं। अब यहां सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल उठता है, अगर राज्य में उद्योग नहीं है, नौकरियां नहीं है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, तो ममता बनर्जी लगातार चुनाव कैसे जीत रही हैं? उनका वोट शेयर कम होने के बजाय बढ़ता कैसे जा रहा है? इस सवाल का जवाब छुपा है एक ऐसे खौफनाक और सुनियोजित तंत्र में जिसे गैंग्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस कहा जा सकता है। ममता बनर्जी ने यह बहुत अच्छी तरह समझ लिया था कि अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वे पूरी तरह सरकार पर निर्भर हो जाएंगे। इसी निर्भरता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हुए ममता सरकार अपने बजट का 85% हिस्सा सिर्फ कृषि और वेलफेयर स्कीमों पर खर्च करती है। कृषक बंधु योजना और निर्मल बांग्ला जैसी दर्जनों योजनाएं लोगों को मुफ्त में पैसा बांटती हैं। लेकिन इस मुफ्त के पैसे के पीछे एक खतरनाक सिंडिकेट और कट मनी का जाल बिछा हुआ है। चूंकि तृणमूल कांग्रेस वामपंथियों या बीजेपी की तरह एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, इसलिए उसके पास कोई वैचारिक कार्यकर्ता नहीं थे। इस कमी को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल के युवाओं को धन उगाहने की खुली छूट दे दी। शहरी इलाकों में इसे सिंडिकेट कहा जाता है। ये युवा बेरोजगार लड़कों के समूह होते हैं जो छोटे व्यापारियों, ठेकेदारों और रिक्शा चलाने वालों से हफ्ते की वसूली करते हैं। अगर कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो उसे इसी सिंडिकेट से घटिया निर्माण सामग्री महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती है। और ग्रामीण इलाकों में चलता है कट मनी का खौफनाक खेल। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां गरीबों को मिलने वाली मुफ्त सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी तृणमूल के गुंडों को रिश्वत देनी पड़ती है। अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाले 2,000 रुपए में से 200 रुपए कट मनी देना पड़ता है। इंदिरा आवास योजना के घर के लिए 10 से 15,000 रुपए और टॉयलेट बनाने के लिए 2,000 रुपए की घूस सीधे पार्टी कार्यकर्ताओं की जेब में जाती है। लोगों को लगता है कि ये कोई इंस्टॉलेशन फीस है और अगर वे पैसे नहीं देंगे तो उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगी।
यही कट मनी और सिंडिकेट सिस्टम टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़े रखता है और चुनाव के समय बूथ कैप्चरिंग से लेकर विपक्षी वोटरों को डराने तक का काम यही गुंडे करते हैं। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसने पूरे बंगाल को पंगु बना दिया है और इसी बेलगाम सत्ता ने जन्म दिया है उन महाघोटालों को जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। शारदा चिटफंड घोटाला, जिसमें 2400 करोड़ रुपए गरीबों की गाढ़ी कमाई लूट ली गई और 17 लाख लोग बर्बाद हो गए। नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें टीएमसी के 12 बड़े मंत्री और नेता कैमरे पर नोटों की गड्डियां लेते पकड़े गए। और सबसे शर्मनाक एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला, जहां सरकारी स्कूलों की नौकरियां करोड़ों रुपए में बेच दी गईं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को एक साथ 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां रद्द करनी पड़ी। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से नोटों के जो पहाड़ मिले, उसने मां, माटी और मानुष के नारे को एक क्रूर मजाक में बदल दिया। इसके अलावा संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां द्वारा हिंदू महिलाओं का सालों तक यौन शोषण और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बर्बर रेप और मर्डर ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। जिस ममता ने कभी राइटर्स बिल्डिंग के बाहर एक बलात्कार पीड़िता के लिए लाठियां खाई थीं, बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। 2026 के विधानसभा चुनाव सामने हैं। कभी वामपंथियों से लड़ने वाली ममता के सामने आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत दीवार खड़ी है। 2021 में नंदीग्राम की उसी सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, जहां से उनके उदय की शुरुआत हुई थी। उन्हें हराने वाला कोई और नहीं, उनका अपना ही पुराना सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी था। ममता आज एक ऐसे चक्रव्यूह में घिरी हैं जिसे उन्होंने खुद बुना है। भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों और जमीनी स्तर पर बढ़ती नाराजगी ने टीएमसी के अंदर ही एक खामोश बगावत को जन्म दे दिया है। कभी सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर सिस्टम से टकराने वाली वह युवा लड़की आज खुद वह सिस्टम बन चुकी है जिसके खिलाफ उसने कभी जंग छेड़ी थी। 34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंकने का श्रेय भले ही उनके नाम दर्ज हो, लेकिन क्या उन्होंने बंगाल को उस दलदल से बाहर निकाला, या फिर उन्होंने सिर्फ उस दलदल के ऊपर अपना राजनीतिक महल खड़ा कर लिया? 2026 के चुनावों में बंगाल की जनता को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं चुनना है, बल्कि ये तय करना है कि क्या जिस हाथ ने उन्हें वामपंथियों से आजाद कराया था, वही हाथ अब उनका भविष्य भी कुचल रहा है। ये कहानी सिर्फ एक राजनेता के उदय की नहीं है, ये सत्ता के उस मायाजाल की कहानी है जो सबसे बड़े विद्रोहियों को भी अंततः अपने ही रंग में रंग लेता है। बंगाल के इतिहास ने कई नायक देखे हैं और कई नायकों को तानाशाह बनते भी देखा है। ममता बनर्जी का यह सफर किस पन्ने पर जाकर खत्म होगा, इसका फैसला सड़कों पर उतरे हुए खून और मतपेटियों में बंद खामोशी करेगी। और ये सवाल हमेशा गूंजता रहेगा कि क्या 1990 में हाजरा चौराहे पर गिरी वो खून की बूंदें आज भी इंसाफ मांग रही हैं, या सत्ता के नशे में वो बूंदें बहुत पीछे छूट गई हैं।